तो हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपको ऑल पीएससी पॉइंट्स में स्वागत है। तो हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे 1 से लेके 395 तक, जिसमें कुछ आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 124, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया गया है। ठीक है, यानी हम अनुच्छेद 124 में देखेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चर्चा किया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत कितने कोर्ट आते हैं, ठीक है ना, वो देख लेते हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, यानी राज्य में जितना भी हाई कोर्ट है उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, लगभग 25 गो अभी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सा कोर्ट आते हैं तो देख लेते हैं हम लोग। पहला है महानगरीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, दूसरा होगा सर्व न्यायालय। ठीक है, तीसरा है परिवार न्यायालय। ठीक है, और चौथा है जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये हाई कोर्ट के नीचे रहेंगे। आइए कुछ अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। तो उसी में 124 में है, 124 के क में कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी 124 के क में क्या चर्चा किया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा। ठीक है, किस लिए होगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी जज होंगे उनको हायर करने के लिए। अनुच्छेद 124 के ख में क्या है, क्या चर्चा किया गया है? तो आयोग का कार्य, आयोग क्या क्या कार्य करेंगे उनके लिए इसमें चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 124 में क्या है? संसद की कानून बनाने की शक्ति, यानी 124 के ग में यह चर्चा किया गया है कि संसद कानून बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाएंगे। ठीक है, तो कानून बन जाएगा। अनुच्छेद 125 में क्या है? न्यायाधीशों की वेतन के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 126 में देख लीजिए, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति यदि होगी तो कौन सा आर्टिकल से? तो अनुच्छेद 126 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 127 में देखते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। हम लोग जानते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, जिनमें एक CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के 32 उसमें सहायक जज साहब। ठीक है, 128 में देख लेते हैं। 128 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है, तो बहुत सारे कमेटी बैठती है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कॉलेजियम सिस्टम से लेके हो गया, या फिर अन्य कानून बनाना हो, नया कानून। तो जो भी जज सेवा अवकाश प्राप्त कर चुके हैं तो उनको भी राइट दिया जाता है, उनसे भी सलाह लिया जाता है कि आप इसमें शामिल होइए। तो कौन सा अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो 128 के अनुसार। अनुच्छेद 129 में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, यानी 128 129 के तहत हम लोग कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या है? अभिलेख न्यायालय। 130 में देख लेते हैं। 130 में क्या है? अनुच्छेद 130 में तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में 30 में चर्चा किया गया। ठीक है, तो आइए 131 में देखते हैं। अनुच्छेद 131 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ठीक है, अनुच्छेद 132 में क्या है? कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपील अधिकारिता। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट का राइट है कोई अपील में, उससे अधिक राइट किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। तो किस में चर्चा है? 132 में। 133 में क्या है? उच्च न्यायालय से सिविल विषय से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है, अनुच्छेद 134 में देखते हैं, इसमें क्या है? दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है, यदि दंड देना हो किसी विषय में तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार इसमें होगा। किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 134 में। 134 का क देखते हैं
इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि उच्चतम न्यायालय में आप अपील करते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो यह चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है, तो 134 के क में। फेडरल न्यायालय की अधिकारिता। ठीक है, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। ठीक है, अनुच्छेद 136 में देखते हैं, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। ठीक है, यदि आप अपील करते हैं, ठीक है, तो विशेष इजाज़त चाहिए, तो आपको किस अनुच्छेद से जाना पड़ेगा, अनुच्छेद 136 के तहत। 137 में क्या है, अनुच्छेद 137 में निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। ठीक है, 138 में देखते हैं, अनुच्छेद 138 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की वृद्धि। यदि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार में वृद्धि किया जाए, इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 138 में दिया हुआ। अनुच्छेद 137 में क्या है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय में प्रदत्त किया जाना। ठीक है, यानी 139 में कह सकते हैं कि कुछ रिट निकालने की शक्तियां हैं उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक, 139 के क में क्या है, कुछ मामलों में अंतरण। ठीक है, कुछ मामलों में अंतरण किया जा सकता है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 140 में क्या है। तो अनुच्छेद 140 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अनुशासनिक शक्ति, यानी गुप्त रूप से जो शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वह चर्चा 140 में किया गया, अनुच्छेद 140 में। ठीक है, यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास। अनुच्छेद 141 में क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सभी न्यायालय पर अबाधकरण होगा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट कहेंगे वो सभी कोर्ट, हाई कोर्ट हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, सबको बात मानना पड़ेगा। ठीक है, आइए 144 में आते हैं। अनुच्छेद 144 में क्या है, सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा सुप्रीम कोर्ट कार्य में सहायता, यानी सुप्रीम कोर्ट जो कार्य करेंगे, ठीक है, तो उनको सहायता करने के लिए सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उनको सहायता मिलेगी। ठीक है, अनुच्छेद 145 में क्या है, न्यायालय का नियम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम होगा वो सब चर्चा 145 में किया गया, अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 146 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, ठीक है, सेवक तथा व्यय। सुप्रीम कोर्ट में जितना भी अधिकारी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका खर्चा के बारे में, उनके सेवक के बारे में चर्चा किया गया है 146 में। 147 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या। ठीक है, 147 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या। और हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि 148 में क्या है, तो कैग है, CAG। ठीक है, कैग के बारे में चर्चा किया गया, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 148 के बाद। ठीक है, तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।